हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार तिवारी। वेलकम टू आकाश स्मार्ट एजुकेशन। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा मुझे मिलता रहता है। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी तो भाई वीडियो कंप्लीट देखिएगा क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने वाली है जीएसटी के बारे में। जी हाँ, आज हम सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे कि जीएसटी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे मैंने हालिया के दिनों में भी कई लोगों को जीएसटी के वीडियोस बनाते हुए देखा है। बट टैक्स, टैक्सेबल, क्या ये है जीएसटी? आप सोचिए, क्या ये है जीएसटी? भाई अगर ऐसा जीएसटी है ना, तो कहां से आते हैं ऐसे लोग? कहां रहते हैं ऐसे लोग भाई? मैं भी देखना चाहता हूं। चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करते, क्या करना है यार अपने को। ठीक है, मैं कहता हूं पढ़ना हो तो आकाश कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन आइए, वरना फिर आप कहीं भी जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंप्लीट वीडियो। तो चलिए, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स शब्द पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे इनमें तीन शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। गुड्स यानी कि माल या वस्तुएं, सर्विस यानी सेवाएं, और टैक्स यानी कर। ठीक है, गुड्स यानी माल, ठीक है, सर्विस यानी सेवाएं, और कर यानी टैक्स यानी कर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में मोटे तौर पर तीन तरह की कंपनियां काम करती हैं। जी हाँ, तीन तरह की कंपनियां काम करती हैं। तो मोटे तौर पे आप ये समझ जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली कंपनी होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो कि माल का उत्पादन करती है तथा तैयार माल को अपने व्यापारियों को बेचती है। तो ऐसी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पहले कहना चाहता हूं कि कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इसमें देने वाला हूं। तो चलिए, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जिसमें मतलब हम अपने द्वारा बनाए हुए माल को अपने व्यापारियों को बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शूज बनाने वाली कंपनी है तो वो उन्हीं व्यापारियों को बेचेगी जो शूज बेचते होंगे या शूज का व्यापार करते होंगे, यानी फुटवेयर का व्यापार करते होंगे। चलिए, ट्रेडिंग कंपनी के बारे में जानते हैं। ऐसी कंपनी जो केवल माल यानी व्यापार, यानी व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसे माल कहलाता है। मतलब इन सेंस कि अगर जो फुटवेयर बेचता है वो फुटवेयर उसका क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। ठीक है भाई, यानी बना बनाया माल खरीदती हैं और प्रॉफिट लेकर उसको बेच देती हैं। वो ट्रेडिंग कंपनी की श्रेणी में आती है। ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही चीज पे बेस होता है, सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज, हम कोई भी सामान खरीदते हैं, उसको प्रॉफिट लेके बेच देते हैं। दैट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कुछ नहीं है बस। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, ऐसी कंपनियां जो सेवा देने का काम करती हैं तो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कहलाती हैं। जैसे कि टेलीकॉम कंपनी, सर्विस कंपनी, जैसे कि मैं। ठीक है, इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं। मैं क्या करता हूं? लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता हूं, लोग उसके बदले में मुझे क्या करते हैं? मुझे इनकम देते हैं, या अपना एक्सपेंस करते हैं, मैं अपनी इनकम करता हूं उनसे। तो चलिए, तीन तरह की कंपनियां होती है: मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी और सर्विस कंपनी। बाकी आपको नोट्स दे ही रहा हूं मैं, आप मेरे साथ में लिखते भी जाएंगे जो जो लिखा हुआ है बाकायदा। चलिए आगे बात करते हैं। जीएसटी, जब जीएसटी भारत में लागू नहीं हुआ था उस समय कंपनी के नेचर या और माल के मुताबिक अलग अलग टैक्स को अप्लाई किया जाता था। मतलब कि जब जीएसटी भारत में लागू नहीं हुआ था तो कौन कौन से टैक्सेस अप्लाई होते थे, मैं यहां ये भी बताने वाला हूं। तो सबसे बड़ा जो टैक्स था माल यानी गुड्स के ऊपर, क्या लगता था? वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगता था। और उसके साथ साथ में सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स भी लगता था। देखिए, अगर इस वीडियो को आप 100 से ज्यादा लाइक करेंगे तो मैं वैट और सीएसटी का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। 100 से ज्यादा लाइक होने चाहिए इस वीडियो पे। क्या होता है वैट और क्या होता है सीएसटी, मैं बताऊंगा। माल का उत्पादन करने के लिए एक्साइज ड्यूटी का इस्तेमाल होता था। सर्विस पर सर्विस टैक्स का इस्तेमाल होता था। एंटरटेनमेंट पर एंटरटेनमेंट टैक्स का इस्तेमाल होता था। ऊपर दिए गए विवरण से आपको पता लग गया होगा कि अलग अलग समय में अलग अलग टैक्स लगा करते थे। अब सारे टैक्स एक ही टैक्स यानी कि जीएसटी में मर्ज कर दिए गए हैं। अब किसी भी तरह का व्यापार या सेवा पर एक ही टैक्स लगेगा, जिसे हम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। इसीलिए इसे वन नेशन और वन टैक्स भी कहते हैं। इन शॉर्ट, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां पे कि सारे टैक्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, इस नोट्स का कहने का मतलब है जब बहुत सारे टैक्सेस लगते थे अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, तो अब वो क्या हुए, मैक्सिमम चीजों पर एक ही जगह मर्ज हो गए हैं, उसको बोलते हैं जीएसटी। इसीलिए इसको वन नेशन वन टैक्स भी कहते हैं। या दूसरा एक तरीका आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई अगर किसी प्रोडक्ट पे
कोई परसेंटेज अप्लाई हो रहा है तो वो होल इंडिया में सेम अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, अगर किसी शर्ट के ऊपर 5% का टैक्स लग रहा है तो वो पूरे इंडिया में, पूरे देश में 5% लगेगा उस शर्ट पे। वो शर्ट कहीं भी जाके बिकती है तो उस पर 5% ही लगता है। चलिए अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि यहां पे एक डायग्राम आप देख रहे होंगे, जीएसटी के अंदर कई सारी चीजें मर्ज हो गई हैं। कई सारे टैक्सेस जैसे कि वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जीएसटी, ठीक है, तो सब कुछ मर्ज हो गया है। ठीक है, अच्छा, आप कई सारे इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, वहां सिर्फ जीएसटी पढ़ाई जाती है। तो मैं ये पूछता हूं कि अगर वैट नहीं होता तो क्या जीएसटी पॉसिबल था? तो भैया आंसर है नहीं। ठीक है, जिस जिस कंट्री ने जीएसटी अप्लाई किया है या अप्लीकेबल या अपनी प्रैक्टिस में लिया है, उन सभी के पास पहले वैट था। तो मैं सारे इंस्टीट्यूशन से दरख्वास्त करना चाहूंगा, भैया बच्चों के भविष्य के लिए पहले उन्हें वैट भी सिखाएं। ठीक है, और हो सकता है तो उन्हें सेल टैक्स भी सिखाएं। मैं मानता हूं अब इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 2500 रुपए में देना भाई, तो भाई लेवल, कीमत बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए उतना। ठीक है, और लेवल घटा के आप हमारे लोगों का लेवल भी गिरा देते हैं, तो भाई प्लीज, ठीक है, ये एक चीज अगर कर सकते हैं तो करिए। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। आपको यह पता होना चाहिए कि जिस तरह वैट का कॉन्सेप्ट यूरोप से आया है, उसी तरह ठीक जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी यूरोप से आया है। जी हां, आप सभी को बता दो, फर्स्ट जो कंट्री है जिन्होंने अपने वहां अप्लीकेबल किया था वो एक यूरोप की कंट्री है जिसको हम लोग फ्रांस बोलते हैं। तो भाई इसके बारे में जो थोड़ा सा इतिहास है जीएसटी का या वैट का या टैक्सेशन का इतिहास है, वो उठा के देखना पड़ेगा। ठीक है, और कब आया था ये सब मुझे पता हुआ है, बट अभी यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब कर सकते। अभी हम सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पे फोकस करने वाले हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? यूरोप से आया। ठीक है, जीएसटी भारत में लागू कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। जीएसटी पूरे भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी नंबर लेने की लिमिट यानी योग्यता क्या है? अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो आपकी क्या लिमिट होनी चाहिए? तो भैया देखिए, जीएसटी के नियमानुसार जीएसटी का नंबर लेने के लिए टर्नओवर से पहले आपको अपने राज्य को देखना होता है। मतलब आपको अगर टर्नओवर तो देखना ही है, उससे पहले आपको अपने राज्य को देखना है कि आप किस राज्य में रह रहे हो, अर्थात किस राज्य में व्यापार करना चाहते हो या कर रहे हो। तो पूरे राज्यों को दो भागों में बांटा गया है, मतलब अपने देश के जितने भी राज्य हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, नॉर्मल कैटेगरी। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापारी का टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष का 40 वर्ष से अधिक रहा है। नॉर्मल कैटेगरी में अगर व्यापारी का पिछले वर्ष का टर्नओवर अगर 40 वर्ष से अधिक रहा है तो व्यापारी जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। तो जीएसटी नंबर आपका लेना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है अगर 40 लाख से ऊपर नॉर्मल कैटेगरी में। अब यहां पे ये जो स्कीम आई ये 1 अप्रैल 2019 से लागू हुई थी। इसके अंतर्गत कई सारे राज्य आते हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो राज्य मैंने बताए ये नॉर्मल कैटेगरी में है। तो उत्तर प्रदेश किस राज्य में आता है भाई? यूपी किस राज्य में आता है? नॉर्मल कैटेगरी में। अब स्पेशल की कैटेगरी समझते हैं। अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष में 20 लाख से अधिक रहा है तो उसका जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाता है। कैसे भाई? नॉर्मल में कितना था? 40 लाख, और स्पेशल कैटेगरी में कितना है भाई? स्पेशल कैटेगरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कितना है? 20 लाख से अबव होना चाहिए। ठीक है, ये भी 1 अप्रैल 2019 से लागू हुआ। इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं? जैसे पुदुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये सारे राज्य हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे ऐसा सर ऐसा क्यों हुआ कि दो कैटेगरी में तोड़ दिए गई है? भाई ऐसा हो सकता है कि देखो यहाँ पे इनकम ऑफ सोर्स कम होगा। जो ये राज्य हैं जैसे कि आपका नागालैंड हुआ, ठीक है, क्योंकि नागालैंड वगैरह में आपको पता है कि नक्सलाइट ज्यादा हैं, तो यहाँ पे इनकम सोर्स कम है, आदिवासी क्षेत्र ज्यादा हैं। ठीक है, तो इस कारण हो सकता है कि यहाँ पे जो है कि 20 लाख तक रखा है कि 20 लाख से ऊपर जाओगे तो भाई टैक्स लेंगे। ठीक है, ये एक रीजन रह सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, बाकी लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं इस मामले में। बाकी आपको मैंने इतना बता दिया कितनी कैटेगरी में टूटे हैं। 2 कैटेगरी हैं, एक नॉर्मल कैटेगरी, एक स्पेशल कैटेगरी। चलिए आगे बात करते हैं। तो या तो बात हो गई टर्नओवर लिमिट की, परंतु प्रैक्टिकल वे में टर्नओवर लिमिट की कोई अहमियत नहीं है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं भी जीएसटी
जीएसटी लेना चाहो तो मैं भी ले सकता हूँ, हालांकि आज नहीं, लेकिन कल 20 लाख 25 लाख मैं भी कमाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो मैं भी टर्नओवर लिमिट ले सकता हूं, बट टर्नओवर क्या जरूरी है? नहीं यार, ये सिर्फ प्रैक्टिकल वे में जरूरी है कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि ऐसा है, ले कोई भी सकता है, ठीक है। अगर आप व्यापारी हैं तो जीएसटी नंबर के बिना दूसरे राज्य से माल नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि अब क्यों नहीं खरीद पाते हैं? अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं होगा तो आप अदर स्टेट से माल परचेज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ट्रांसपोर्टर बिना जीएसटी नंबर वाले माल की डिलीवरी नहीं करता है। अगर कोई भी ऐसा माल है जिसको डिलीवर करना है, उसको आप तक दूसरे स्टेट से यहां लाना है, तो वो बिना जीएसटी नंबर के नहीं। अगर वो लाता है और वो कहीं पकड़ लिया था तो वो माल ऐसा होगा भाई चोरी का माल है, ठीक है। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा यार भाई जीएसटी के बिना नहीं काट सकते, माल डिलीवर नहीं होगा। आप यहाँ लोकल की जो चीजें उठाते हैं वो तो आप कर सकते हो, बट अगर आप बाहर से भी कोई भी चीज लेते हो ना, तो उसके लिए आपको जीएसटी अप्लीकेबल कराना ही होगा भाई, ठीक है। तो चलिए, जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए अगर आपको बाहर से माल खरीदना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर बिना जीएसटी नंबर के आपको डिलीवर नहीं करेगा। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, हिट द लाइक बटन। चलिए, टर्नओवर क्या है? टर्नओवर क्या है इस बारे में जानते हैं। टर्नओवर का मतलब व्यापार में होने वाले विक्रय से होता है। जी हाँ, टर्नओवर आप बहुत बार टर्नओवर प्रैक्टिकल वे ये वो दुनियादारी। अब टर्नओवर क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। टर्नओवर का मतलब है व्यापार में होने वाले विक्रय से होता है। व्यापार में होने वाले सभी तरह के सेल को व्यापार का एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं। व्यापार में जितना भी सेल होता है उसको क्या कहते हैं? एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं। जीएसटी नंबर कौन ले सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीएसटी नंबर कौन ले सकता है? तो जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको अपने व्यापार के मुताबिक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना होता है। जीएसटी अगर आपको नंबर चाहिए तो सबसे पहले आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए ना, ठीक है। पहले आपने समझा जीएसटी क्या है, फिर जीएसटी नंबर कौन ले सकता है। अब जीएसटी नंबर कैसे लें ये एक पर है, ठीक है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो तरह के होते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो तरह के होते हैं। देखिए कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पहले जीएसटी क्या है, जीएसटी कौन ले सकता है, अब जीएसटी किस टाइप से आप ले सकते हैं ये बता रहा हूं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो टाइप के होते हैं भाई, ठीक है। पहला कंपोजिशन स्कीम। कौन सी स्कीम? कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, जिसको हम लोग अपनी आम भाषा में बोलते हैं समाधान। क्या बोलते हैं? समाधान। चलिए, हालांकि यह स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए है। इसे लेने से पहले कुछ नियमों को समझना जरूरी है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। कंपोजिशन स्कीम फॉर ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम भी दो टाइप में डिवाइड की। कंपोजिशन स्कीम फॉर ट्रेडिंग कंपनी एंड कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग कंपनी के बारे में जानते हैं। जो व्यापारी माल का व्यापार करता है उसे ट्रेडिंग कंपनी की श्रेणी में रखा जाता है। अब यह व्यापारी अगर यह स्कीम लेना चाहता है तो इसे व्यापार में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कोई व्यापारी है जो व्यापार कर रहा है उसको ट्रेडिंग कंपनी की श्रेणी में रखा जाता है। और अगर वो स्कीम में लेना चाहता है, अगर कोई कंपोजिशन ट्रेडिंग कंपनी है जो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है? तो दो कंडीशन इस पे भी बनती है। पहली कंडीशन, व्यापारी का टर्नओवर पिछले वर्ष में 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो व्यापारी है, जो ट्रेडिंग कंपनी का व्यापारी है, जो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नया व्यापारी है तो इसका टर्नओवर भी 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब पुराना हो या नया व्यापारी हो, 1.5 करोड़ से ऊपर उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा कहता है यह व्यापारी राज्य से दूसरे राज्य में माल को सप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि परचेज तो कर सकता है बट सेल नहीं कर सकता, यानी कि वो बेच नहीं सकता है, खरीद सकता है। अभी क्या था, आपने देखा था जब जीएसटी नहीं था हमारे पास तो हम खरीद भी नहीं पा रहे थे। अब क्या है, अब आप क्या कर रहे हो कि आपके पास जीएसटी है नंबर लेकिन कंपोजिशन वाला है, ठीक है। तो आप खरीद तो पा रहे हो पर बेच नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखिए लिखा है, ये लिखा हुआ है व्यापारी अपने राज्य से दूसरे राज्य में माल को सप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि राज्य से माल खरीद तो सकता है लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। देखिए यही मतलब ना, सेल नहीं कर सकता, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। वेरी गुड, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। अगर यह दो बातें व्यापारी में पाई जाती हैं, अगर यह दो बातें व्यापारी में पाई जाती हैं तो वह यह स्कीम ले सकता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ले सकता है भाई। अगर ट्रेडिंग कंपनियों को कंपोजिशन स्कीम लेनी तो भाई 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि वो बाहर बेच नहीं सकता है, लोकल में बेचे अपना, बाहर से खरीद ले सकता है।
आराम से माल उसका आ जाएगा। चलिए दिक्कत नहीं है कोई, छोटे व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, ले सकते हैं, अपनी दुकान को अच्छे से चला सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि मैं, ठीक है, तो अगर मैं लेना चाहूं कंपोजिशन स्कीम तो मैं कैसे ले सकता हूं। कहता है जो कंपनी सेवा देने के लिए का काम करती है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कहलाती है। यदि इस तरह की कंपनी को का टर्नओवर पिछले वर्ष 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो वह स्कीम ले सकती है। पिछले वर्ष 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो वह स्कीम ले सकती है, यानी कि अगर सर्विस कंपनी जो अगर कंपोजिशन स्कीम लेना चाहती है तो 50 लाख से अधिक उसका इनकम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम ही होना चाहिए, तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकती है। भाई मैं तो चाहता हूं कि मैं रेगुलर स्कीम लूं, बस मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाए। वाह वाह, सपने बड़े बड़े हैं भाई। तो इसी बात पर लाइक कर दीजिए एक बार, आप लोग चाहेंगे तो 50 लाख से ज्यादा भी होगी भाई, क्या दिक्कत क्या है, ठीक है। देखिए सोच बड़ी रखो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ, पॉजिटिव सोच रखता हूँ, ठीक है, और बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ भाई। चलिए अब क्या बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद उसके ऊपर कुछ नियम लागू होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। देखिए भाई, हर चीज के एडवांटेज भी हैं और एडवांटेज भी हैं, ठीक है। कुछ चीज फायदे की भी होती है और नुकसान की भी होती है, सेम चीज है। जैसे तुषार तेरी कुछ फायदे का भी है तो कुछ नुकसान का भी है, लेकिन नुकसान क्या होता है मेरे होने से? नहीं भाई, मेरे होने से कोई नुकसान नहीं होता। आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, आपको फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपको हर तरह की वीडियो प्रोवाइड करते हैं हम लोग कंप्यूटर सेक्टर से, और भाई अपनी वीडियो में हम लोग बोलते हैं, वो नहीं म्यूजिक लगा दिया पीछे चिपका दिया और लगा दिया, ठीक है, नहीं वो नहीं भाई, अपना निकलता है आवाज, ठीक है, अपनी आवाज निकलती है, ठीक है। अपना एक्सप्लेन भी अच्छा कर लेते हैं, ऊपर वाले की दुआ से, आप लोग का प्यार है बस, ठीक है। जो भी हूं मैं बड़ों के आशीर्वाद से हूँ, ठीक है, बड़ी कृपा है आप लोगों की। चलिए देखते हैं क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है कंपोजिशन स्कीम के। अगर आप कंपोजिशन, देखिए छोटे व्यापारी हैं तो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, और ये वीडियो मेरा व्यापारी लोग भी देखिए भाई, जो लोग जीएसटी लेना चाहते हैं, और रिकमेंड करें। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले नो आईटीसी अवेलेबल, यहां नो आईटीसी अवेलेबल होता है। आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी हाँ, जब आप परचेस करते टाइम जो टैक्स पे करते हो, ठीक है, उसका आपको गवर्नमेंट जब रिफंड करती है, दैट्स कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहां पे नो आईटीसी है, मतलब आपको वो चीज अवेलेबल नहीं होने वाली है। आप भले कितना भी टैक्स पे करो, आपको गवर्नमेंट रिफंड नहीं करने वाली है, ठीक है। इसका ये मतलब देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह के व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा लाभ नहीं, क्योंकि आप जब परचेस कर रहे हो, जो आप टैक्स पे कर रहे हो, उसका लाभ आपको रिटर्न करके नहीं मिलने वाला है, ठीक है भाई। यानी जब यह व्यापारी माल या सेवा क्रय के अगेंस्ट में जीएसटी पे करेगा तो इसका इनपुट प्राप्त नहीं होगा। अब यह इनपुट किया होता तो इसके बाद आर्टिकल में बताऊंगा। अच्छा, मतलब मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि इनपुट कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आया क्या होता है भाई, कि आईटीसी क्या होता है। आईटीसी जब आप कोई सामान परचेस करते हो, सामने वाले को पैसा पे करते हो, तो जो टैक्स जाता है उसे इनपुट कहते हैं, और वो जब रिफंड होता है तो उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो उसका लाभ आपको यहां मिलने वाला नहीं है। फिर अगला आता है पॉइंट बी, कहता है नो जीएसटी चार्ज, कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा भाई, कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ठीक है, जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। इस तरह के व्यापारी माल या सेवा के विक्रय करते समय ग्राहक को जीएसटी वसूल नहीं कर सकते। अरे भाई, मतलब भाई क्या है, कंपोजिशन स्कीम में डिसएडवांटेज पे एडवांटेज है। मतलब कह रहा है कि आप खरीदते हो तो पे करोगे पर गवर्नमेंट रिफंड नहीं करेगी आपको। दूसरा कह रहा है आप जब बेचोगे तो भी आप टैक्स लगा नहीं सकते हो, ठीक है, यही लिखा हुआ है। इस तरह के व्यापारी माल या सेवा का विक्रय करते समय ग्राहक को जीएसटी वसूल नहीं कर सकते। वाह भाई वाह, क्या बात है। ऐसे व्यापारी पक्के बिल पर कंपोजिशन स्कीम का लिखा होना जरूरी है, ताकि दूसरे डीलर को यह पता चल सके कि वह कंपोजिशन स्कीम का डीलर है भाई, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम में ना तो इनपुट और ना ही आउटपुट होता है, लेकिन फिर भी व्यापारी को अपने पॉकेट से टैक्स देना पड़ता है। भाई सीधी सी बात है, इतना सरल भी है और कठिन भी है उतना। क्यों? एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो अभी तो डिसएडवांटेज ही चल रहे हैं सारे। नो आईटीसी, नो जीएसटी चार्ज, ना आप परचेस करते टाइम जो टैक्स आप दोगे उसका ना आपको रिटर्न मिलेगा, ना आप बेचते टाइम टैक्स ले सकते हो किसी से,
दूसरी बात, ना इनपुट है ना आउटपुट है, सीधा से कह रहा है, और आप अपनी जेब से दे रहे हो, आप अपनी जेब से दे रहे हो। चलिए हम अपनी जेब से भी दे रहे हैं, अब देना है तो देना कैसे है, इस बात पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए, व्यापारी को प्रत्येक तिमाही यानी क्वार्टरली अपने कुल विक्रय का इस प्रकार से जीएसटी का भुगतान करना होगा। किस प्रकार से करना होगा? फॉर ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी के लिए करना, अपने तिमाही कुल विक्रय का 1%। मतलब अगर आप ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं तो आपको जितना भी सेल होगी 3 महीने बाद, आप उसका 1% पे कर दोगे, किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर कह रहा है फॉर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अपने तिमाही की कुल विक्रय का 6%। मतलब अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम बनवाता हूं और मेरी सेल इतनी है, तो मैं 6% हर तीसरे महीने दूंगा। मैं चाह रहा हूं 6% दूं, बस आप लोग कृपा करिए, सपोर्ट दिखाइए, लोगों को बताइए कि आकाश कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन नाम का एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जहां पे एक तुषार चिरे नाम का बहुत अच्छा टीचर पढ़ाता है। तो भाई बताइए यार, ठीक है, और आप ही लोगों के लिए बैठा हूं भाई, ठीक है, आपकी सेवा में बैठा हूं। ठीक है, आइए, 24 आवर्स फ्री हूं आपकी सेवा में। चलिए आगे बात करते हैं। फॉर रेस्टोरेंट में अपने तिमाही के कुल विक्रय का 5%, मतलब जितना भी कुल विक्रय है उसके 5%। इस तरह हम पूरे वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो पूरे वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं भाई। कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। अरे क्वार्टर का मतलब वो क्वार्टर नहीं, अद्धा पौवा, आप तो क्वार्टर वही क्वार्टर समझते हो। क्वार्टर मतलब तिमाही, 3 माह। ठीक है, तिमाही बोलते क्वार्टर को। ठीक है भाई, तो 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, 4 लोग बैठ जाएंगे, 4 क्वार्टर पिएंगे, हैं? वाह भाई वाह। चलिए अभी आगे बात करते हैं अपन लोग। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कंपोजिशन स्कीम वाले जो होते हैं वो सालाना 5 रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, 4 तो एक क्वार्टर वाले और एक फाइनल वाला। तो चलिए जानते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले व्यापारी को प्रत्येक क्वार्टर में सीएमपी 08 जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। ये एक फॉर्म नंबर होता है, सीएमपी 08 जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। वर्ष में एक बार जीएसटीआर 9A भी फाइल करना होता है। ठीक है, किसको? कंपोजिशन स्कीम वालों को, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर वो ट्रेडिंग से रिलेट करता हो। ठीक है, इसमें देखिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज आता है, इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक बिल का हिसाब गवर्नमेंट को नहीं देना होता। मतलब अब नहीं, अब कोई खड़ा है घर पे कर रहा है, खिचपच अरे दिखाओ बिल दिखाओ। भैया कंपोजिशन स्कीम लिए हैं, हर बिल दिखाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप सिर्फ हमारा स्टेटमेंट देखिए, बात खत्म करिए, हटाइए, जाइए। ठीक है, चलिए, तो अगर कोई व्यापारी इन नियमों और शर्तों को पूरा करता है तो वह कंपोज स्कीम ले सकता है। तो आप भाई रिवाइंड करिए वीडियो को, एक तरफ लिखना स्टार्ट करिए, और आपको बता रहा हूं, आप डिट्टो समझ जाएंगे कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। ठीक है भाई, और कंपोजिशन स्कीम काम करना, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं पेशे से, तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि भैया सीधी सी बात है, उसमें कुल सेल का सिर्फ 1%, 6% या 5% जाता है। ठीक है, तो वो तो जाएगा, और आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपने अच्छी जगह से सीखा होगा अकाउंटिंग करना। ठीक है, अब जिनको पता ही नहीं कंपोजिशन क्या होता है, जिनको पता ही नहीं है, जो खाली टैक्स और टैक्सेबल करके जीएसटी पढ़ा रहे हैं, तो भाई कैसे होगा यार? मतलब हद है भाई, कहां से आते हैं ये लोग, कौन है भाई? कुछ भी यार। चलो भाई शुरू करते हैं, आगे बात करें। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल स्कीम या रेगुलर स्कीम के बारे में, जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्कीम या रेगुलर स्कीम। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम के अलावा व्यापारी नॉर्मल स्कीम भी ले सकता है। ठीक है, वैसे हम सभी जानते हैं कंपोजिशन छोटे व्यापारियों अथवा एकाकी यानी इंडिविजुअल व्यापारी के लिए होता है। दूसरे शब्दों में एकाकी व्यापारी के अलावा सभी प्रकार की कंपनी को नॉर्मल स्कीम लेना पड़ता है। मतलब अगर बड़ी कंपनियां हैं तो नॉर्मल स्कीम लेना आवश्यक हो जाता है उनके लिए, क्योंकि क्या है ना, उनकी इतनी ज़्यादा सेल है, अब कहाँ तक इतना एडजस्ट कर पाएंगे। और आपको पता है कि 1.5 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो भाई नॉर्मल लेना ही पड़ेगा, या 50 लाख से ऊपर जाएगा सर्विस तो नॉर्मल लेना ही पड़ेगा। कहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, अमेजोन जैसी जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करती है हम लोगों को। ठीक है, तो भाई वो लोग सब रेगुलर में ही आएंगे ना। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए ठीक है भाई, नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत
व्यापारी माल या सेवा पर क्रय पर जीएसटी पे करता है, इसका आईटीसी प्राप्त होता है। तो देखिए भाई, अगर आपने ले लिया, अगर छोटे व्यापारी नहीं है, आप बड़े व्यापारी हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर या 50 लाख से ऊपर है, तो आपको मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। अब इसके भी कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून है, कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज। तो पहला एडवांटेज भी देखिए क्या है कि आप इसको इस स्कीम के अंतर्गत माल या सेवा क्रय करते समय, मतलब जीएसटी जो आप खरीदेंगे, कोई सामान परचेस करेंगे, तो जीएसटी जो पे करेंगे उसका आपको आईटीसी प्राप्त होगा, जबकि कंपोजिशन में ऐसा नहीं था, आप पढ़ के आए अभी, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सभी जगह पर आप माल बेच सकते हैं। देखिए ये भी फायदा है, यहाँ पे आप लोकल में भी बेच सकते हैं और लोकल के बाहर भी आप बेच सकते हैं, लोकल में भी बेच सकते हो, लोकल के बाहर भी आप बेच सकते हैं, बिल्कुल सही। चलिए, इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी माल या सेवा के विक्रय करने पर, इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी माल या सेवा के विक्रय करने पर जीएसटी वसूल कर सकता है, जिसे आउटपुट कहते हैं। मतलब आप बेचते टाइम, मैंने भी बोला ना कि आप बेचते टाइम भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं टैक्स, जिसको हम लोग आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। परचेज करते टाइम जो होता है टैक्स, उसको बोलते हैं इनपुट, और सेल करते टाइम जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं आउटपुट। भाई नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको बिल्कुल भी जीएसटी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो लॉन्ग जरूर होने वाला है, ये लगभग आधे से 1 घंटे का हो सकता है, ठीक है, हाफ एन आवर से ज्यादा का हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि भाई कंप्लीट जीएसटी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसमें देने वाला हूं, ठीक है। और इस वीडियो को चिपक के देखिएगा, ठीक है। व्यापारी को अपने आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी घटाकर बाकी जीएसटी को पे करना होता है। आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू जीएसटी पेबल, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू जीएसटी पेबल। इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी हर एक बिल का हिसाब गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। देखिए, आपने अभी देखा कि हम जब खरीदते हैं तो इनपुट होता है और जब बेचते हैं तो आउटपुट होता है। तो अभी हम अगर जीएसटी हमको पे करना तो कैसे पे करेंगे, आउटपुट जो आपने बेचा, जो आपको टैक्स मिला, आउटपुट जीएसटी, और जब आपने खरीदा जो आपको टैक्स आपने दिया, वो इनपुट जीएसटी। तो आप आउटपुट्स को इनपुट से माइनस कर देंगे, तब आप जो बचेगा उस जीएसटी को आप पे कर देंगे, ठीक है। इन सेंस कभी ऐसा सेंस बन जाता है, कभी कभी होता है कि मान लीजिए आपने खरीदते टाइम पे ज्यादा टैक्स दे दिया और बेचते टाइम पे आपको कम टैक्स मिला, उस कंडीशन में क्या होगा, टैक्स आपको रिफंड हो जाएगा। मैं फॉर्मूला दोनों यहां जीएसटी पे का फॉर्मूला आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं और जीएसटी रिफंड का फॉर्मूला भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। दोनों फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि जीएसटी रिफंड कब होता है और जीएसटी वो कब होता है, ठीक है। विद मैं लिखित तौर पे बता देता हूं, लिख के भी बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, पूरा डायग्राम आपको आ गया होगा। चलिए देख लीजिए, चलिए आगे बात करते हैं इस बारे में। इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी को हर एक बिल का हिसाब गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है। आप देखिए आखिरी इसमें भी हम देखिए जीएसटी रिटर्न तो फाइल करेंगे ही करेंगे। तो आप कौन कौन से जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, देखिए व्यापारी को GSTR1, GSTR3B, GSTR2 और GSTR9 रिटर्न फाइल करना होता है। GSTR1 सेल, GSTR3B अनरजिस्टर्ड, GSTR2 परचेज और GSTR9 फाइनल रिटर्न, ठीक है। तो भाई 3 तो हर महीने करने होते हैं, GSTR1, GSTR3B, GSTR2, ठीक है। ये 3 तो हर महीने करने हैं, मतलब अगर 3 को 12 से गुणा करें तो बनते हैं 36, और GSTR9 फाइनल, तो मतलब 37 टैक्स पे करने होते हैं, रिटर्न फाइल करने होते हैं। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि GSTR2 रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है, तो इस समय हम 25 ही कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई हम रिटर्न में 37 रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी के, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं, हाउ टू गेट अ जीएसटी नंबर, कैसे हम जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अच्छा भाई, मैं बार बार शेयर और सब्सक्राइब के बारे में कह रहा हूं, तो मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं कि भाई प्लीज और प्लीज आप जो है शेयर करिए वीडियो को, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए, जीएसटी नंबर लेने की योग्यता के बारे में हम पहले जान चुके हैं, अभी हाल ही में जान के आए ना। आज यह जीएसटी रजिस्ट्रेशन संबंधित, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन संबंधित है, ठीक है भाई। सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो भाई मैं बात नहीं करने वाला हूं, ठीक है, मैं सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म लेते हैं तो निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक होंगे। तो भैया देख लीजिए, मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा इसको,
तो आप एक एक करके देख लीजिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लेस, एड्रेस प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, फोटो, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। फिर HUF, HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फॉर्म्स, हिंदू अविभक्त परिवार, अविभक्त परिवार, ठीक है। अब ये होता क्या है हिंदू अविभक्त परिवार? कई लोग मुझसे पूछते हैं सर HUF क्या है, HUF क्या है, HUF क्या है? तो भाई मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, हिस्ट्री बना सकता हूँ, बट वीडियो को बस आप 150 या 200 लाइक तक पहुंचा दीजिए, मैं बना दूंगा HUF के बारे में, ठीक है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ HUF क्या होता है। हिंदू जो लोग होते हैं, जो हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं, उनका जो पैतृक बिजनेस होता है दैट्स कॉल्ड HUF, ठीक है। जैसे मैं कोई, मेरे ग्रैंडफादर कोई काम करते हो, वही मेरे डैड काम करते हैं और वही मैं काम मैं करने लगूँ, तो वो क्या कहलाता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फॉर्म्स, ठीक है। उसके भी कई सारे देखे हैं, जैसे कि पैन होना चाहिए HUF का, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए कर्ता का, तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख लीजिए। फिर है पार्टनरशिप, इन पार्टनरशिप इंक्लूडिंग LLP फॉर्म्स। अब LLP क्या होता है भाई, ये भी जानना चाहते हैं अगर आप, तो 300 लाइक करिए भाई, ठीक है। क्योंकि क्या है, अब लोग टैक्सेबल अमाउंट करके GST पढ़ा रहे हैं और मैं यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप 300 लाइक तो करिए, तो LLP भी बताऊंगा, LLP फॉर्म्स क्या होती हैं, ठीक है, बताऊंगा सब कुछ। देखिए मैं वो नहीं हूँ कि मैं सिर्फ थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना सीख लूँ, अपने आपको मल्टी टैलेंटेड बोलने लगूँ। भाई मैं मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ आप लोगों की कृपा से हूँ, आप लोगों के प्यार से हूँ, आप लोगों के सपोर्ट से हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, ज़्यादा से ज़्यादा कृपा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए और भाई पहुँचाइए वीडियो को, ठीक है। LLP फॉर्म्स भी बताऊंगा, पार्टनरशिप फॉर्म्स के जो भी हैं आप देख लीजिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पैन कार्ड और पार्टनरशिप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बैठ के पढ़िए। और अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और आप मुझे मैसेज करते हैं, मेरा नंबर मैं नीचे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, अगर आप फ़ोन नंबर को आप करते हैं तो मैं आपको PDF भी सेंड करूंगा, ठीक है। GST रिलेटेड PDF भी मैं आपको सेंड करूंगा अगर आप बोलते हैं तो, ठीक है। कंपनी, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, इंडियन एंड फॉरेन, ठीक है। तो कंपनी कैसा भी हो, पब्लिकली हो, प्राइवेट हो, इंडियन हो, फॉरेनर हो, वो GST ले सकता है। उसके लिए बस ये सिर्फ डॉक्यूमेंट जो लिखे हुए हैं ये आपको चाहिए होंगे, जरा देख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। GST रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है। GST रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट जो है, वो ऑफिशियल साइट क्या है, www.gst.gov.in पर विजिट करें और नीचे दिए गए जो भी प्रोसेस है वो समझाया गया है आपको, ठीक है। मैं नीचे अभी प्रोसेस आपको समझा देता हूँ, ठीक है। GST का फॉर्मेट कैसा होता है, देखिए फॉर्म आएगा, वहाँ फॉर्म भरना होगा। अगर आपको प्रैक्टिकल वे में सीखना है, GST का फॉर्म भरना है, GST जो होता है 15 दिनों के अंदर आता है, कैसे भरना है उसके लिए एक नंबर मिलता है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल वे में देखना है तो भैया 400 लाइक कर दीजिए। अब आप कहेंगे लाइक बढ़ते ही जा रहे हैं, भाई कंटेंट बहुत बड़ा है ना, और मैं अगर बेस्ट चीज दे रहा हूं तो बेस्ट रिक्वायरमेंट भी लूंगा। जैसे लोग मुझसे बोलते हैं सर आपकी फीस बहुत ज्यादा है, वहां पे तो इतनी पड़ रही है, वहां पे इतनी कम पड़ रही है। भाई सीधी सी बात है, जितना मैं पढ़ाता हूं उसके आधे का आधा भी नहीं पढ़ाते वो, तो आप समझिए ना, मेरे नोट्स देख के समझिए ना, मेरा कंटेंट देखिए, मेरे समझाने का तरीका देखिए, ठीक है। और भाई 6 ईयर से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया है मैंने, तो आप सोचिए किस तरह से काम करना है, ठीक है। और यार एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप इतना क्वेश्चन करते हैं, दूसरों पे पुट अप करते हैं, दूसरे टीचर्स को बोलते हैं वो ऐसे वो ऐसे, मैं किसी की गलती नहीं देता, मैं आपसे पर्सनल पूछता हूँ, जो एज अ स्टूडेंट है आप, ठीक है। आप एक पैंट लेने जाते हैं, ठीक है, रास्ते पे पड़ी हुई पैंट, रास्ते पे ठेले बिक्री होती पैंट, आप और मॉल में बिक्री होती पैंट, तो आप मॉल से पैंट खरीदते हैं, सोचिए क्यों? आप सोचते हैं यार पैंट ये खराब हो जाएगी, अभी ले जाएंगे फट जाएगी, ठीक है, और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, कपड़ा भी अच्छा नहीं होगा, दिखने भी अच्छी नहीं है। तो सोचिए आप अपने फ्यूचर के साथ इतना पार्शलिटी क्यों कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप इतना अपने फ्यूचर के साथ में पार्शलिटी क्यों कर रहे हैं? भाई 1000 रुपये महंगा देकर अच्छा सीखिए। मैं जब भी पढ़ने जाता था मैं कहता था मैम मैं 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा पर मुझे अच्छा सिखाया जाए, ठीक है। आपने जितनी फीस बताई 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा लेकिन मुझे सिखाया बढ़िया जाए। और मैंने कई सारे स्टूडेंट को देखता हूँ, अब तो बड़ी विडंबना से कहना पड़ता है कि हर आदमी आके कंसेशन बोलता है। यार आप सब्जी लेते टाइम भी इतना कंसेशन नहीं करते होंगे जितना आप पढ़ने के टाइम पे कंसेशन करते हैं। अरे कंसेशन मिल जाए, कंसेशन मिल जाए, कंसेशन मिल जाए, ठीक है। कंसेशन किस बात का? अच्छी पढ़ाई मिले वो आपका मुद्दा होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई मिले, ठीक है ना, वो आपका जोर होना चाहिए, वो उसका फोकस ज्यादा करिए। चलिए बात करते हैं खैर इस बारे में। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं भी समझ में आई हो, अगर बुरी लगी हो तो भाई सॉरी, अभी बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या रहता है बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं।
जीएसटी फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है। जीएसटी का फॉर्मेट हम सभी जानते हैं, जीएसटी नंबर पैन के आधार पर होता है, यानी पैन कार्ड पर ही जीएसटी नंबर जारी किया जाता है। बिना पैन के जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। मतलब आपके पास पैन कार्ड जरूर होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए। फुल फॉर्म भी आ गया होगा यहीं कहीं, देख लीजिएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर जरूर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर कहते हैं जीएसटी फॉर्मेट किस तरह का होता है। सबसे पहले क्या होता है, 2 स्टेट कोड होते हैं और 10 अंक पैन कार्ड के होते हैं, ठीक है। और फिर 3 बाय डिफॉल्ट डिजिट होते हैं, ठीक है। 3 बाय डिफॉल्ट डिजिट होते हैं। जीएसटी नंबर की प्राप्ति कितने दिनों बाद होती है, मतलब अगर रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो कितने दिनों बाद आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सक्सेसफुल अप्लाई कर दिया है तो आपको एआरएन यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलता है, ठीक है, जिसकी मदद से जीएसटी पोर्टल ट्रैक रख सकते हैं। जिससे मतलब आपने जो आपका प्रोसेस चल रहा है रजिस्ट्रेशन का, उसका पूरा आप ट्रैक रख सकते हो कि मतलब इसमें क्या प्रोसेस हो रही है आपके रजिस्ट्रेशन के उसमें। अगर जीएसटी आई एन मतलब, ठीक है, जीएसटी आई मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है, जीएसटीएन आई एन नहीं होता, जीएसटी एन होता है, क्योंकि जीएसटी आई एन का मतलब होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको 15 नंबर का होता है, ठीक है भाई, क्योंकि 10 नंबर वो, हाँ ठीक है 15 नंबर का होता है। चलिए आगे बात करते हैं। की तरफ कोई डिमांड ना हो तो 3 से 4 दिनों के अंदर ईमेल और मोबाइल नंबर पे आपका जीएसटी नंबर, अगर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 3 से 4 दिन में जीएसटी नंबर जारी होता है। मैक्सिमम 15 दिन मैंने बोले थे, मैक्सिमम 15 डेज लगते हैं, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ डीलर की बात करते हैं। 2 तरह के डीलर होते हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, ठीक है। रजिस्टर्ड में रेगुलर और कंपोजिशन आते हैं, जो कि आपने अभी सीखा कैसे कैसे टाइप के डीलर होते हैं। तो भाई एक कंपोजिशन डीलर, एक रेगुलर डीलर, ठीक है। एक अनरजिस्टर्ड होते हैं। अनरजिस्टर्ड में कौन होता है, कंज्यूमर आता है। अनरजिस्टर्ड तो आते हैं कंज्यूमर ही अनरजिस्टर्ड डीलर कहते हैं। जीएसटी कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की होती है। देखिए एसजीएसटी, सीजीएसटी, जो कि इंट्रास्टेट लगती है। इंट्रास्टेट बोलते हैं लोकल को, ठीक है, यानी स्टेट के अंदर। अगर लखनऊ से आप हरदोई जा रहे हैं, हरदोई से सीतापुर जा रहे हैं, सीतापुर से बाराबंकी जा रहे हैं, ठीक है, बहराइच जा रहे हैं, तो ये स्टेट के अंदर है। और अगर आप स्टेट के बाहर जाते हैं, इंटर स्टेट जाते हैं, तो आईजीएसटी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आईजीएसटी का प्रयोग करते हैं। आईजीएसटी जैसे मान लीजिए हम सेल करते हैं उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु, तमिलनाडु से गुजरात, गुजरात से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से जम्मू एंड कश्मीर, मतलब अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, तो आईजीएसटी का प्रयोग होता है। अब इनके फुल फॉर्म्स भी दिए हुए हैं, देखिए एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब आप कहोगे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, अभी भैया मैं अभी बता के आऊँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटीग्रेटेड। अगर कोई आईजीएसटी का पूरा फुल फॉर्म पूछता है तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भाई अब कोई इतने दिमाग ना लगाने लगे कि भाई आपने आईजीएसटी का फुल फॉर्म तो इंटीग्रेटेड जीएसटी बताया था। भाई जीएसटी का फुल फॉर्म मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आगे चलिए, आगे इस बारे में डिस्कस करते हैं। अभी आता है जब कोई रजिस्टर्ड डीलर अपने राज्य में इंट्रास्टेट किसी भी व्यापारी को माल बेचता है तो वह रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है, बेचता है तो वह रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है, तो इस माल को क्रय या विक्रय पर एसजीएसटी व सीजीएसटी लगता है। मतलब मैंने बोला ना कि अगर खरीदता है बेचता कुछ भी करता है वो, ठीक है, स्टेट के अंदर खरीद भी रहा है या बेच भी रहा है, तो एसजीएसटी या सीजीएसटी का प्रयोग होगा, मैंने भी बोला, ठीक है। अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर अपने राज्य में इंट्रास्टेट, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर अपने राज्य में इंट्रास्टेट 100 रुपए का माल 5% जीएसटी की दर से बेचता है तो वह अपना बिल किस तरह से बनाएगा। तो सबसे पहले माल का मूल्य 100 रुपए, एसजीएसटी, क्योंकि टोटल 5% जीएसटी लग रही, तो मैंने बोला ना ये दोनों अपने आपको, ये दोनों भाई भाई हैं। एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या है, भाई भाई हैं, ये कभी लड़ते नहीं, आपस में बांट लेते हैं। तो बोले 2.5 तुम लो 2.5 हम लेंगे, तो बोला भाई ठीक है ले लो, ठीक है, वो भी दिलदार आदमी भाई, अपनी तरह बड़ा दिल है ना, तो इसलिए एसजीएसटी जो होगा 2.5% हो गया, जो कि 2.5 रुपए हुआ, और सीजीएसटी भी कितना हुआ 2.5% हो गया, नहीं 2.5 रुपए हो गया, तो टोटल 105 रुपए। अब देखिए इसमें नोट भी लिया हुआ, एक ही राज्य में लेन देन होने पर जीएसटी का आधा हिस्सा एसजीएसटी को और आधा हिस्सा सीजीएसटी में बढ़ जाता है। देखिए कितना बेहतरीन, मैंने अभी बताया भाई भाई लड़ते नहीं है, बांट लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इस बारे में। जब कोई रजिस्टर्ड डीलर एक राज्य से दूसरे राज्य में इंटरस्टेट व्यापारी को माल बेचता है या रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है
तो इसमें क्रय विक्रय पर ऊपर पे आईजीएसटी लगता है, मतलब अगर बाहर से बेचोगे तो भी आईजीएसटी लगेगा, खरीदोगे तो भी आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर एक दूसरे राज्य में इंटरेस्टेड करता है, 100% का माल बेचता है, मतलब 5% की दर से बेचता है, तो वह इस बिल पर किस तरह का बिल बनाएगा, मतलब वो इस पर किस तरह का अपना बिल बनाएगा। तो माल का मूल्य 100 रुपए, आईजीएसटी 5%। अभी तो अकेले राज्य है भाई, अकेला लड़का है, आपका अकेला लड़का बिगड़ा हुआ है, तो पूरा 5 रुपए रख रहा है भाई, 5 रुपए, 5%, 5 रुपए, टोटल 105 रुपए, ठीक है। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, अभी देखिए मैंने लास्ट जाते जाते अब मैं आपको इनपुट और आउटपुट भी समझा देता हूँ। इनपुट जीएसटी, जब कोई व्यापारी रजिस्टर्ड डीलर या पर्सन से कोई टैक्सेबल आइटम या सर्विस परचेज करता है, नहीं खरीदता है, तो इसके अगेंस्ट में जो टैक्स पे करता है उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। यानी आप खरीदते टाइम जितना भी टैक्स देते हैं सारा का सारा इनपुट है, शॉर्ट फॉर्म में समझिए, पे खरीदते टाइम जितना भी टैक्स देना है सारा का सारा इनपुट है। आप समझिए आउटपुट जीएसटी, जब कोई रजिस्टर्ड डीलर या पर्सन किसी भी पर्सन या कंपनी को कोई टैक्सेबल आइटम या सर्विस सेल करता है, तो वह इसके अगेंस्ट में जो टैक्स कस्टमर से वसूल करता है वो आउटपुट जीएसटी कहलाता है। मतलब आप बेचते समय जो अपने कस्टमर से पैसा वसूल करेंगे वो क्या कहलाएगा, आउटपुट जीएसटी कहलाएगा। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और बताएं कैसा लगा वीडियो। और भाई इतना लॉन्ग वीडियो होने का कारण अगर आपको थोड़ा सा बोरियत लगा हो तो भाई सॉरी, ठीक है, अभी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि क्या है, बोर करने का इरादा नहीं है, मैं चाहता हूं कि एक ही साथ में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।